Hello everyone, welcome to the IAS Hub. So, in continuation with our source investigation series of economy, today we are going to discuss 2019 क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी के कुछ 15-16 क्वेश्चन में से जो कुछ 4 से 5-6 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पूछे गए, जो उनका सोर्स हमें नहीं मिल पा रहा था कि आखिर ये क्वेश्चन कहां से आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहां से पूछे गए और हम इसे किस तरीके से टैकल कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सोर्स क्या है क्वेश्चन का, क्यों क्वेश्चन पूछे गए और आखिर एग्जामिनर क्या इसमें टेस्ट करना चाहता है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज what was the purpose of inter-creditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? तो यहां पर वो पूछा गया है क्वेश्चन कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो साइन किए गए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, ये इसका पर्पस क्या था. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया और क्यों पूछा गया. सो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका सोर्स हमें देखने मिलता है कि ये बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज में आया था और ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सुनील मेहता कमिटी व्हिच एम्स टू डील विद बैड लोन्स दैट बैंक्स मस्ट रिजॉल्व. और ये बेसिकली ये एग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया बैंक्स के बीच में टू स्पीड अप द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड लोन्स. स्ट्रेस्ड लोन मतलब एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या फिर ऐसे लोन जिनका रीपेमेंट रेगुलर नहीं आ रहा है बैंक्स को. तो इस एनपीए या बैड लोन्स को रिजॉल्व करने के लिए बैंक्स ने आपस में एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन किया और ये लोग मिलकर ऐसे लोन्स को रिजॉल्व करेंगे या रिकवरी करेंगे. और इसलिए ये बेसिकली हमें पता है कि 2015, 16, 17, 18 के आसपास में बैंक्स के एनपीए काफी बढ़ गए थे और इसीलिए इसको रिजॉल्व करने के लिए बैंकों ने इस टाइप के एग्रीमेंट साइन किए और दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. सो यहां पर इवन आरबीआई ने भी इसके रिगार्डिंग में गाइडलाइंस अपने इशू किए थे कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बैंक साइन कर सकते हैं टू रिजॉल्व द स्ट्रेस्ड एसेट. सो आखिर इसका आंसर क्या होगा. सो इसका आंसर विल बी डी. टू इट्स पर्पस वाज इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का to aim at faster resolution of stressed assets of rupees 50 crore or more which are under consortium lending. मतलब जो stressed assets का faster resolution हो सके, मतलब उनसे रिकवरी हो सके, इसलिए ये बेसिकली साइन किया गया. That is why option D will be the correct answer. So let's see next question. Next question को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया that service area approach was implemented under the purview of which are these. So अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि आखिर ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमें ना तो एनसीईआरटी और ना ही हमें बेसिकली कोई स्टैंडर्ड बुक में जल्दी मिल पाता है. सो इस क्वेश्चन को पूछा गया, यहां पर हम आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि यहां पर उसके मास्टर सर्कुलर में ये क्वेश्चन पूछा गया और यहां से इसका सोर्स हमें मिलता है आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे. और यहां पर लिखा गया है that service area approach was introduced in 1989 for planned development of rural and semi-urban areas. Or under this approach, each bank branch in rural and semi-urban area was designated to serve an area of 15 to 25 villages. Means यहाँ पर लीड बैंक का बेसिकली हर एक ब्लॉक में एक बैंक को लीड बैंक बनाया गया और वो लीड बैंक क्या करेगा, वो उस विलेजेस को, अपने अंडर एरिया में आने वाले विलेजेस को लोन देगा ताकि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो सके. और इस तरीके से इस सर्विस एरिया अप्रोच को हम बोलते हैं लीड बैंक स्कीम. सो इसका आंसर होगा दिस वाज इंप्लीमेंटेड अंडर लीड बैंक स्कीम. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका सोर्स हमें आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है. अगर इसी तरीके से हम और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, सो थर्ड क्वेश्चन वाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इसमें पूछा गया है दैट कि मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट के बारे में पूछा गया है इज ओड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज। मतलब इंडिया का एक्सटर्नल डेट मींस इंडिया का फॉरेन से लोन जो इंडिया ने लिया है, उसमें फॉरेन बोरोइंग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एंटिटीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? एंड ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। इसका सोर्स आखिर कहां पर हमें मिलता है और कहां से हम इसे कवर कर सकते हैं, यह पूछा गया। आखिर यूपीएससी ने पूछा कहां से? तो इसका सोर्स हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पर ये हमें रिपोर्ट मिलता है। और इस रिपोर्ट में लिखा गया कि इंडिया एक्सटर्नल डेट 2018 के एंड में क्या पोजीशन था। तो यहां पर लिखा गया है कि कमर्शियल बोरोइंग्स कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट विथ अ शेयर ऑफ 37%। उसके बाद एनआरआई डिपॉजिट मींस कमर्शियल डेट का सबसे हाईएस्ट बोरोइंग है, हाईएस्ट शेयर है, ना कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एंटिटीज का। फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट continue to be the largest component of India's external debt with the share of 49%, but followed by Indian rupee में भी लिए गए हैं लोन, SDR में भी लिए गए हैं, येन में भी लिए गए हैं और यूरो में भी लिए गए हैं। मींस सिर्फ यूएस डॉलर में फॉरेन बोरोइंग नहीं की गई है, तो इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्स पे यहां पर इसका डिटेल मिलता है। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी इजीली टैकल कर सकते थे। सो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज कॉर्पोरेट बोरोइंग वाज द हाईएस्ट एज पर द रिपोर्ट। एंड सेकंड ऑप्शन, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। नो, मेजॉरिटी ऑफ द India's external debt is denominated in US dollar and not all, and that is why this statement is also wrong. So answer will be D, neither one nor two. So इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, so next question was regarding, consider the following statement: the Reserve Bank of India's recent directives related to storage of payment system data, popularly known as data diktat, command the payment system providers that। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया आरबीआई के डायरेक्शन रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, जिसे हम कहते हैं डेटा डिक्टेट। सो आखिर ये क्वेश्चन कहां से पूछे गए और क्यों पूछा गया? क्योंकि ये क्वेश्चन आरबीआई ने इशू किया था डायरेक्शन कि किस तरीके से हम बैंक्स जो पेमेंट होते हैं उस पेमेंट का डेटा किस तरीके से स्टोर करेंगे और कहां स्टोर करेंगे, इसके रिगार्डिंग में सर्कुलर इशू किया था। और यहां पर इसका सोर्स है आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हमें देखने मिलता है कि इसका नोटिफिकेशन था। और यहां पर लिखा गया है दैट स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, ऑल सिस्टम प्रोवाइडर्स शैल एंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम शुड बी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। मींस सारे पेमेंट जो होंगे उसका डेटा विल बी स्टोर्ड ओनली इन इंडिया। और जो भी सिस्टम प्रोवाइडर्स होंगे दे शैल सबमिट द सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट and this audit shall be conducted by CERT in empaneled auditors and not by CAG. So अगर हम इसके आंसर की बात करें, so Reserve Bank of India's recent directives related to storage of payment system data, popularly known as data diktat, command the payment system providers that they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in system only in India. Yes, अभी हमने देखा कि आरबीआई ने एक डायरेक्शन इशू किया था कि yes, this data should be stored only in India, and that's why this statement is correct statement. So अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो they shall ensure that systems are owned and operated by public sector enterprises, means गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इस सारे जो सिस्टम है इन सिस्टम को ओन्ड करेंगे, ऐसा आरबीआई के नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं दिया गया है। एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट हैज ओनली सेड दैट सिस्टम प्रोवाइडर्स शुड स्टोर डेटा ओनली इन इंडिया, लेकिन यहां पर ये नहीं बोला गया है कि दैट सिस्टम शुड बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड थर्ड इज दे शैल सबमिट द सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द CAG
of India by the end of calendar year. This is also wrong because here audits should be done by CERT in empaneled auditors, and that is why answer will be one only correct. So इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2019 में जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए जिनका सोर्स स्टूडेंट्स को मिलना काफी डिफिकल्ट हो रहा था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस का हमने सोर्स पाया है गवर्नमेंट के ही कुछ ऑफिशियल या कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर या उनका ही सोर्स मिला है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिन्हें काफी अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है इकोनॉमी में स्टूडेंट्स के द्वारा, या जिनका सोर्स एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिल पाता है. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का भी सोर्स इजीली जो स्टैब्लिश्ड और जो रेप्यूटेड और गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो सोर्सेस हैं, ऐसे ही सोर्सेस पे यहाँ पर हम में मिल रहा है इसका डेटा. और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली टैकल कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपने 5 से 6 क्वेश्चंस आराम से हम सही कर सकते हैं और इस तरीके से हमें यूपीएससी के प्री एग्जाम में एज मिल सकता है. सो थैंक यू.